हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष डैश में विकसित एवं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2002। अगला है कि ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉग। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा प्रश्न आपसे कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेस को बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है आपका कि एक डैश वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी समान डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए होगा वेबसाइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट यानी कि वर्तमान टैब के बाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+पेजअप। आप लोगों को ये सारे प्रश्न करने में अब बिल्कुल ही आसानी हो रहा होगा, मतलब बहुत सहायता मिला होगा बाकी के ये 7 सेशन से। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा सैटेलाइट। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+U। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि ईथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है क्वेश्चन आपका कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+J। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि ईमेल में डैश फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए सब्जेक्ट। अगला है कि एक IPv4 पता डैश बिट का होता है, कितने बिट का होता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, हो जाएगा 32 बिट का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सर्विस है। तो सबसे धीमी प्रकार की जो इंटरनेट सर्विस हो जाएगी वो डायल अप होगा। अगला है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है P कह रहा है कि HTML को डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब दूसरा कह रहा है कि सभी HTML डॉक्यूमेंट प्रकार यानी कि डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रेटर देन है क्या, डॉक टाइप और HTML लेस देन से शुरू होने चाहिए। अब अगला कह रहा है R कह रहा है कि HTML वेब पेजों के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है। इनमें कौन सा कथन सत्य है या असत्य कथन है, आपको बताना है चूज करके। तो इसका सही विकल्प लगाइए, केवल P वाला जो है ये क्या है, असत्य है, बाकी सभी क्या है, सही है। आगे की ओर चले। कह रहा है कि संबंध वेब पेजों के संग्रह को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे, वेबसाइट। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था। यह प्रश्न को तो लगाना बिल्कुल आसान हो गया है आप लोगों के लिए, 1989। अगला है गूगल क्रोम एक डैश है। गूगल क्रोम एक क्या है, तो आइए आपको दिखाते हैं, ब्राउजर है। क्या है गूगल क्रोम? एक
ब्राउजर है। अगला है कि डैश एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्कों को एक साथ जोड़ती है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा इंटरनेट। अगला है कि गूगल क्रोम ब्राउजर के जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प आप लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, Ctrl+O। अगला प्रश्न 0 होगा, Ctrl+0। अगला है कि इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचार और प्राप्त करने को नियंत्रित करने के लिए नियमों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे आप लोग, प्रोटोकॉल। अगला है कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में डैश का एक प्रकार है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, वैन। अगला प्रश्न है आपका कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंग द्वारा वर्ष डैश में विकसित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 2008। क्या हो जाएगा, 2008। अगले प्रश्न पे चले, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे QBE। क्या हो जाएगा, QBE। अगला प्रश्न है आपका कि डैश व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, इंस्टेंट मैसेंजर। क्या, इंस्टेंट मैसेंजर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि गूगल क्रोम में बुकमार्क वार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Shift+B। अगला है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि फेसबुक एक डैश है। फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है। अगला ये क्रोम ब्राउजर में दाई ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+Tab। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेजों, संचार समूहों, प्रोग्रामों, छवियों आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्च इंजन। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा अवांछित संदेशों को अग्रेषित करना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बनाए हुए है। तो इसका सही विकल्प आइए लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, गूगल। क्या हो जाएगा, गूगल बाजार में दबदबा बनाया है, अभी भी है, चल भी रहा है और आगे भी चलेगा, है ना। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित डोमेन नामों की सूची को अनेक अर्थों से सुमेलित करें। अब यहाँ पे डोमेन नाम है, डोमेन नाम का भी हम हर पूरे सेशन में हर चीज करवा रखे हैं। तो इस विकल्प को इस प्रश्न को आप लोग खुद से भी मिला के बना सकते हैं। खैर आइए इसको हम खुद मिलाकर बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है .NET, तो .NET किसका है, नेटवर्क संगठन का। किसका है, नेटवर्क संगठन का है। .edu किसका हो जाएगा, .edu हो जाएगा आपका शैक्षणिक संगठन से, ठीक है। .org गैर सरकारी संगठन का हो जाएगा। और .com जो है, .com ये हो जाएगा आपका किसका, वाणिज्य संगठन का। किसका हो जाएगा, वाणिज्य संगठन का। इसका सही विकल्प लगा लीजिए, विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि विंग एक डैश है। विंग एक क्या है, तो बिंग जो है सर्च इंजन है। अगला है कि हैथवे एक डैश है। हैथवे क्या है, हैथवे के बारे में भी हम बताए हैं बेहतर रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेट सेवा प्रदाता है हैथवे। अगला है कि वेब ब्राउजर में डैश कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज पर जाने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड। अगला है कि एक डैश एक प्रकार का द्वेषी सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वायरस। अगला है कि www का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका खोज कौन किया था, टिम बर्नर्स ली। और कब किया था,
कब किया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके पहले ही करवा चुके हैं। इसका क्या विकल्प हो जाएगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, वेब सर्वर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ISP टेलीफोन लाइन केवल वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम तक पहुंच प्रदान करता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हो जाएगा एक्सेस प्रोवाइडर। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि विंग सर्च इंजन डैश के स्वामित्व में है, तो विंग सर्च इंजन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है। अगला है कि URL का पूर्ण रूप क्या है, तो URL का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इनका एक दोस्त उत्तर दिए थे बेहतर। ठीक है, अब ये प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि एक सुरक्षित वेबसाइट का URL डैश से शुरू होता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए HTTPS। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या, कुल स्पॉट। क्या हो जाएगा, कुल स्पॉट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न इंटरनेट से यही समाप्त होता है। अब आइए यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया गया है इंटरनेट वाले सेक्शन का। आइए अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन पे आधारित विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न का यहाँ दिया गया है MCQs। तो आइए इसको भी करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, ईमेल पते में @ का उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है, वैध डोमेन नेम कौन हो जाएगा, इसमें तीनों का तीनों जो है वैध डोमेन नेम है। ठीक है, gmail.com, outlook.com, yahoo.com है ना, सभी के सभी। आगे की ओर चलते हैं, कह रहे हैं कि दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को डैश फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राफ्ट। अगला प्रश्न है आपका, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए myschool@gmail.com। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पूछा है आपसे कि ईमेल में डैश फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला है कि ईमेल का डैश फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, प्राप्तकर्ता को इंगित करता है क्या, टू। ठीक है, अगला है कि डैश एक मानक फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट का अंतर कंपनी संचार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, आइए यहाँ पे विकल्प लगाइए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला है कि जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ता को टू और CC लाइनों पर नया संदेश भेजना चाहते हैं, CC का पूर्ण रूप क्या होगा, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आप क्या उपयोग करते हैं, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे आप क्या, रिप्लाई ऑल। क्या हो जाएगा, रिप्लाई ऑल। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि डैश एक दूर संचार तकनीक है जिससे अलग अलग स्थानों पर मौजूद दो या दो से अधिक लोग परस्पर वीडियो या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से एक साथ बातचीत कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला है कि डिलीट किए गए मेल डैश फोल्डर में पाए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ट्रैश में। किस में जाता है, ये ट्रैश में जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश ईमेल एड्रेस का पहला भाग है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे यूजर नेम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है, तो ईमेल एड्रेस का जो सही क्रम होगा यूजर नेम @डोमेन नेम। आगे की ओर चलते हैं, पूछा है आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट मतलब घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम नेम। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो टू या CC लाइनों पर न हो, तो आप क्या उपयोग करते हैं, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, हो जाएगा फॉरवर्ड।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का एक भाग नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा यूजर डोमेन। क्या हो जाएगा? यूजर डोमेन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आप एक डैश क्रिएट कर सकते हैं तो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिग्नेचर। आप एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं तो आपके द्वारा भेजे जाने वाला प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। अगला है कि जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि BCC के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, ये पूछा है आपसे। तो लगा लीजिए, इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल एप्लीकेशन में डैश एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेशों को स्वीकार करता है। तो इसका सही विकल्प होगा इनबॉक्स। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी है? वैध ईमेल आईडी इनमें से कौन सा है? तो abc@gmail.com। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल कार्बन कॉपी भेजने के लिए सामान्यतः डैश का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह नहीं देख सकता है कि अन्य क्या है, अन्य प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हो जाएगा BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि विश्व भर में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य डोमेन है। सामान्य डोमेन कौन सा हो जाएगा? .com। अगला है कि ईमेल में कार्बन कॉपी का, यह तो हम खुद ही बोल दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असामान्य ईमेल एड्रेस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा abc123 क्या है? psycho.com। ये क्या है? एक असामान्य ईमेल एड्रेस है। अगला है कि ईमेल का या की डैश टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जिसे व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट लाइन। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लाइन। तो यहाँ से कम्युनिकेशन का भी क्या प्रश्न समाप्त होता है। विभिन्न एग्जाम्स में जो पूछे गए थे प्रश्न, यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कि संचार का भी प्रश्न समाप्त होता है। हर समाप्ति के बाद इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग खुद से भी मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आइए यहाँ पे MS एक्सेल का प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। अगर सेशन करे होंगे आप लोग तो इसको लगाना बिल्कुल आसान होगा, व्यू। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लेन। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि इन MS एक्सेल 2010 डैश फंक्शन प्रोवाइड्स, उसके बाद क्या कर रहा है? ओनली द करेंट सिस्टम डेट। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हो जाएगा क्या? यहाँ पे टुडे होगा। क्या होगा? टुडे। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+0। अगला है कि इन MS एक्सेल 2010 डैश आर नेम्ड फ्रॉम अ ऑनवर्ड एंड डैश आर नेम्ड फ्रॉम वन ऑनवर्ड। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या? कॉलम्स एंड रो। क्या हो जाएगा? कॉलम्स एंड रो हो जाएगा। सेशन आप 6 वाले देखिए, 6 और 7 देखिए, उसमें आपको विशिष्ट रूप से पता चलेगा इसके बारे में। काहे कि क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में डला हुआ है वीडियो, आप वीडियो को रिपीट कर इसे समझ सकते हैं। प्रश्न पूछा है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्या के योग का प्राथमिक कार्य है। तो इसका सही विकल्प होगा सम। क्या हो जाएगा? सम। अगला है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है?
तो इसका सही विकल्प लगाइए, राइट हो जाएगा। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है, तो इसका सही विकल्प होगा नाउ। क्या हो जाएगा? नाउ। अगला प्रश्न पे चले। पूछा है आपसे प्रश्न कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें गलत विकल्प हो जाएगा कि MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि MS एक्सेल 2010 MS एक्सेल में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस, उसके बाद क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए Ctrl+R। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए, या फिर क्या कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग कर लेंगे, तो Ctrl+F1 का। अगला है MS एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्ट। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि MS एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा कि फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद क्या, एडवांस पर क्लिक करें और एडिटिंग ऑप्शन के अंतर्गत अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर ले। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है प्रश्न आपसे कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प हो जाएगा आपका क्या, आइए आगे की ओर दिखाते हैं। MS एक्सेल 2010 में Ctrl+R का उपयोग सीट में टेक्स्ट को प्रस्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा क्या आपसे कि जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3:G9 तक की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, तो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगा B3। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, तो इसका सही विकल्प लगाइए 32,767। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है क्या कि MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है, तो इसका सही विकल्प लगाइए काउंट। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 400%। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये सेशन नंबर 6 पे तो ये करवाया गया है, आप इसको ध्यान पूर्वक अगर किए होंगे तो आज आसानी से हर प्रश्न का उत्तर लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर लगाइए कॉलम। अगला है कि MS एक्सेल 2010 MS एक्सेल में डैश फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा F2। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट की उपयोग की जाती है, तो आइए यहाँ पे इसका सही विकल्प लगाएंगे, हो जाएगा Shift+F11। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रस्थापित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+H। क्या होगा, Ctrl+H। शॉर्टकट की वाला भी करवा दिया गया था ना, शॉर्टकट की वाला भी सारा आपको स्टडी पैकेज में और वैसे भी दोनों रूप में करवा दिया गया है, तो आप लोग प्रश्न को आराम से फटाफट लगाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि MS एक्सेल 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब यहाँ कह रहा है आपको कि 10 अंकीय मानों वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, 10 अंकों वाले मानों का
ठीक है, तो इस पे ध्यान देकर देखिए इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। डॉलर वहां पे बताए थे ना कि डॉलर बी $2 से इसको क्या किया जाता है, साइन किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। क्या होगा, विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि ये वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। क्यों कह रहा है आपसे कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो एक प्रदर्शित करता है। आर आपसे कह रहा है कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछ लिया है, तो इसका उत्तर लगा दीजिए, केवल पी और आर सही है, क्यों गलत है। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कंट्रोल+ पेजअप। अगला कि एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप क्या है, बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं, तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा लेंगे, फाइल हो जाएगा। अगला कि एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या, कंट्रोल+K। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें गलत विकल्प हो जाएगा कि एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कंटेंट डाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका गलत विकल्प होगा। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में डैश मानों को रेफरेंस या एरो में अवलोकित करता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हो जाएगा मैच, क्या हो जाएगा, मैच। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Alt+Enter। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए डैश संक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे ओपन। आगे की ओर चले, प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 में डैश समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत क्या है, असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है, तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या, इसका सही विकल्प होगा पिवट टेबल। अगला है आपका कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगा, 9/4+3 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, होगा आपका 8, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा है कि सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने, तो सेल के संबंध में गलत विकल्प होगा, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर संख्याएं लेकिन तिथि नहीं। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कंट्रोल+B, क्या, कंट्रोल+B। आगे की ओर चले, प्रश्न पूछा क्या आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए डैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोर, क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा Shift+SpaceBar। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे एवरेज, क्या होगा, एवरेज, और क्या होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में डैश शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है, तो डेटा टैब पे जाने के लिए Alt+A कर दीजिए। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर डैश ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो
छिपी होती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? फिल्टर। क्या हो जाएगा? फिल्टर। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा है कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+F। अगला है कि MS एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को डैश द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे टेक्स्ट रैपिंग। क्या होगा? टेक्स्ट रैपिंग। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुने। तो इसका गलत विकल्प क्या हो जाएगा आपका? MS एक्सेल 2010 में एक नई रिक्त फाइल खोलने के लिए Ctrl+O यानी 0 का उपयोग किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेल A5 में टाइप किए गए एक फार्मूला इक्वल A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 को E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? E9 में जो फार्मूला होगा ना मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा इक्वल E7 + F8। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब में क्या सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? होम। क्या होगा? होम। अगला है कि MS एक्सेल में रिबन में मौजूद डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इंसर्ट। क्या हो जाएगा? ये सभी इंसर्ट के अंतर्गत भी आया था। आप पढ़े होंगे अगर सेशन को तो बेहतर रूप से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+A। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ट्स। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। अब अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में कॉलम सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए Ctrl+S। अगला है कि निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। तो इसका हो जाएगा डेट वैल्यू और क्या ब्रैकेटेड पार्ट। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 में 2 या 2 से अधिक गैर आसन वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें। फिर जब आप अन्य शीट जिसे सिलेक्ट करना चाहते हैं के टैब पर क्लिक करके अपनी कीबोर्ड पर डैश की दबाए रखें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा MS एक्सेल 2010 में हम F2 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला है प्रश्न आपका कि MS एक्सेल में डैश फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अपर। क्या हो जाएगा? अपर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प डैश टैब में उपस्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? इंसर्ट। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया इक्वल 22 - 12/3/4 2 + 4 है। इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु। तो इसका उत्तर आएंगे 24। कितने आ जाएंगे? 24। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? ओपन का। किसका? ओपन का। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि MS एक्सेल 2010 में डैश को ऑपरेशन का
डैश ऑपरेशन का उपयोग पहले सेव की गई फाइलों को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेव एज। क्या हो जाएगा? सेव एज। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पी कह रहा है कि उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। क्यू कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F2 दबाएं। आर आपसे कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर शिफ्ट की दबाएं। अब एस आपसे क्या कह रहा है कि उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर कंट्रोल की दबाएं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के एडिट मोड में कार्य आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे पी और क्यू सही है, बाकी गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डैश टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यू। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Alt+R। क्या हो जाएगा? Alt+R। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रॉपर। क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद टैब आपको बर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट करने और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की आगे की ओर चलेंगे क्या कह रहा है? अनुमति देता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या? रिव्यू। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1 2 3। क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ट। क्या हो जाएगा? चार्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि MS एक्सेल 2020 में MS एक्सेल 2020 में डैश का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगला है कि MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में कितनी वैल्यू है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा काउंटा। अगला है कि डैश एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको आपके डेटा में तुलना, पैटर्न, रुझान देखने की सुविधा देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिवट टेबल। क्या हो जाएगा? पिवट टेबल। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन किसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट है। क्या है? एग्जैक्ट। वर्ड है। क्या है? वर्ड। तो यहाँ पे देखिए वर्ड में भी विशेष प्रकार का सिंबल लगा हुआ है, कॉमा वाला, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी ताकि इसके कंटेंट को संशोधित किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि जब आप MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए टाइटल बार। अगला है कि MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में पहली बार वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम
क्या होता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सीट 1 क्या होगा? सीट 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 के रिवन डैश में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फॉर्मूला। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर रो को छिपाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+9। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न की एमएस एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया इक्वल 656/4 और ये जो है ना, ये देखिए इक्वल 656/4 हो गया और इसका पावर हो गया ये 2। अब इसको निकालिएगा तो क्या होगा आपसे पूछ लिया है, ठीक है। इसको निकाल कर कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? इसका उत्तर आ जाएगा आपका 41। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो सेल से संबंधित गलत विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा कि सेल के पते को 1 2 3 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो कॉलम की जो पहचान है ABC के रूप में की जाती है, वो भी कैपिटल वाला ABC, ठीक है। अगला है कि डैश एमएस एक्सेल 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। तो इसका सही विकल्प लगाएं, होगा क्या? इसका सही विकल्प IF क्या होगा? IFT, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2010 में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए डैश से माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट्स बार। क्या हो जाएगा? स्टेट्स बार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एमएस एक्सेल 2010 मैथ फंक्शन नहीं है? तो मैथ फंक्शन कौन नहीं है? ऑफ और ब्रैकेटेड पार्ट। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Shift+ क्या है? एम्प्रेसेंड। क्या है? एम्प्रेसेंड है, सॉरी एम्प्रेसेंड है, ठीक है, साइन एंड। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में ए डैश फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। तो आइए इसका सही विकल्प लगा ले, होगा क्या? इसका हो जाएगा सीलिंग। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 10%। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इक्वल सम A9 रेशियो A15 है और माइनस कर दीजिएगा ब्रैकेट के बाद -B4/10। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए डैश फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+F4। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईयर। क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल 2010 में Alt+0 का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 के सेल में A1 में एक सूत्र इक्वल B2+4 पर विचार करें। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो आगे की ओर ध्यान देंगे। D4 में फार्मूला क्या होगा? D4 में फार्मूला पूछा है तो इसका सही विकल्प लगाइए इक्वल E5+4। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Alt+Enter। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+R। क्या होगा?
कंट्रोल प्लस आर। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम सेटिंग्स, ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिंग्स, ऑब्जेक्ट अलाइंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पेज लेआउट। क्या हो जाएगा? पेज लेआउट। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे, हो क्या जाएगा इसका सही विकल्प? J7। क्या होगा? J7। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Alt+N। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्तमान सिलेक्शन या सक्रिय सेल का एड्रेस निम्नलिखित में से कहां पर प्रदर्शित होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नेम बॉक्स में। किसमें? नेम बॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा न्यू। क्या हो जाएगा? न्यू। अगला है कि एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपीज। क्या हो जाएगा? कॉपीज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+T। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 फार्मूला में कॉलम H से J तक सभी सेल्स को रेफर करने के लिए निम्न में से किस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा H/J। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में विशिष्ट मानों को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है Ctrl+L+V और फिर भी दबाएं। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Z। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत या माध्यम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर होगा एवरेज। ठीक है। अगला है कि एमएस एक्सेल में रेफरेंस को डैश बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो डॉलर चिन्ह का उपयोग एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए डैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कनेक्टेनेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल 2010 के डेटा टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे फिल्टर। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित एक छोटा अनुकूलन योग्य एक टूलबार है जिसमें एमएस एक्सेल 2010 में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स का एक सेट मौजूद होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्लिक एक्सेस टूलबार। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 के निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग किसी रेंज या एरो के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सॉर्ट। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट के प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+F2। क्या होगा? Ctrl+F2। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल 2010 में क्या है निम्नलिखित में से कौन सा आइकन अनडू ऑपरेशन को संदर्भित करता है? तो अनडू ऑपरेशन को कौन संदर्भित कर देता है? ये वाला विकल्प ए। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल्स को डिलीट करने हेतु तो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा ये Ctrl+ और क्या है माइनस जैसा जो साइन है ना इक्वल का 1 लाइन वो वाला है। ठीक है। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 सीट में
किए गए परिवर्तनों को रिवर्स करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Z। अगला है कि MS Excel 2010 में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+S। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि MS Excel 2010 में यदि सेल A3 में मान 300 है और सेल B3 में मान 225 है, सेल C3 में मान 180 है और मेल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल का मेल कर दिया है, तो D3 में मान 350 है और सेल E3 में मान 400 है, तो सेल F3 में सूत्र इक्वल एवरेज बराबर A3 B3 C3 D3 E3 का क्या मान देगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 291। एवरेज कर दीजिए इसका। अगला कि MS Excel 2010 में रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन डैश टैब के अंतर्गत रिबन में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डेटा। क्या हो जाएगा? डेटा। अगला है कि डैश में रो और कॉलम में सामूहिक आयताकार सेल्स का मैट्रिक्स होता है, तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। अगला है कि MS Excel 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्या इसका सही विकल्प होगा Ctrl+Shift+F। अगला है कि MS Excel 2010 में एक नई वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट डैश होता है, कौन होगा इसका शॉर्टकट कीबोर्ड? तो Ctrl+N हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि MS Excel 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रॉपर केस। अगला प्रश्न है कि MS Excel 2010 फार्मूला में कॉलम A से E और रो 10 से 20 सेल की रेंज को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है, तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए विकल्प C। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS Excel 2010 में उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर डैश की दबाएं। यह एडिट मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री के अंत में रखता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा F2। अगला कि MS Excel 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+B। आगे की ओर चलेंगे। कह रहे कि MS Excel 2010 में स्प्रेडशीट का नाम डैश में प्रदर्शित होता है, तो इसका सही विकल्प होगा टाइटल बार। क्या होगा? टाइटल बार। अगला कि MS Excel 2010 का डैश फंक्शन उपयोगकर्ता को प्राइमरी फाइल में किए गए परिवर्तनों की एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है, तो इसका सही विकल्प होगा सेव एज। क्या होगा? सेव एज। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि और समय का क्रमांक प्रदान करता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए नाउ। अगला प्रश्न है आपका कि MS Excel 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+S। यहाँ आपका MS Excel का विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे MS Word में। यहाँ आंसर की दिया गया है ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें तो इसका सही उत्तर लगा सके। आइए यहाँ से MS Word का क्वेश्चंस करते हैं। करें कि MS Word 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+Delete। अगला कि पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS Word 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए Ctrl+2। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे प्रश्न कि MS Word 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर के या की अगले या अगली डैश पर चला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेल। अगला प्रश्न आपका कि MS Word 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फैंसी। क्या होगा? फैंसी। अगला प्रश्न है आपका कि MS Word 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस एस के सक्षम है, कंट्रोल प्लस एस के सक्षम कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस F2। ठीक है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या, कंट्रोल प्लस एन। क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन। अगले प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा F7। अगला MS वर्ड 2010 में दाई ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डिलीट। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि MS वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग टूलबार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्लिक एक्सेस टूलबार। क्या होगा, क्विक एक्सेस, माफ कीजिएगा, क्विक एक्सेस टूलबार होगा, हम यहाँ पे क्लिक बोल दिए थे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिफाई। अगला कि टेक्स्ट एडिटेड और टेक्स्ट फॉर्मेटेड कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कमेंट। क्या होगा, कमेंट। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉकवाइज कैरेक्टर हाइट। आगे की ओर चले, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कैलिबरी। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ में कीवर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि डैश MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा टाइटल बार। अगला कि MS वर्ड 2010 के 10 डैश में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती है मतलब हैंगिंग इंडेंट। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पूछा आपसे कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा या से मान्य पेज ओरिएंटेशन है, तो इसका पहला कह रहा है लैंडस्केप और दूसरा कह रहा है पोर्ट्रेट। ये भी करवाए हैं ना पिछले वाले सेशन में, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इसको करिए आप लोग खुद, इसका दोनों का दोनों उत्तर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि MS वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि स्टाइल्स केवल एक परिभाषा है जो यह बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि स्टाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक फॉर्मेटिंग संशोधन की सुविधा देती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, एक और दो, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूलबार में मौजूद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कट। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2010 में डैश, आगे की ओर देखते हैं, टैब एक डिफॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या, होम। अगला है कि MS वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन इसका हो जाएगा कि यह फॉन्ट स्टाइल को बदलने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ डैश के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1। ये भी करवाया हुआ सब है, आप लोग खुद से भी ये प्रश्न को लगाइएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि MS वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह डैश पर स्टोर हो जाता है। किस पे स्टोर हो जाता है, ये क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि TOGGLE और क्या है CASE लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम जो होगा ई एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है,
देख रहे हैं एग्जामिनेशन कैसे लिखा गया है। अगला है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की डैश है, तो इसका सही विकल्प लगाइए Ctrl+W। ठीक है। अगला है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है, तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे, मार्जिन हो जाएगा। क्या होगा? मार्जिन। अगला है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किसे कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+S। अगला है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए पेस्ट। क्या होगा? पेस्ट। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Shift+Tab। अगला है कि MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इंसर्ट रो बिलो। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला कह रहा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। क्या पूछ दिया ये आपसे? ये दोनों के दोनों असत्य हो गए। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा सिलेक्टेड आइटमों का क्लिपबोर्ड में कट करने। अगला है कि MS वर्ड 2010 रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टेबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ प्रोसेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+5। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे Ctrl+K। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें, जैसे कि प्रेस्टीज दिए गए शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा यह शब्द बोल्ड होने के साथ साथ इटैलिक भी है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग समान प्रकार की लाइनों से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। अगला है कि MS वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आइए इसका यहाँ पे विकल्प लगाएंगे। यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्या था? इसका सही विकल्प होगा Ctrl+Shift+ क्या है? ग्रेटर देन। अगला है कि बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Alt+F। अगला MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Up एरो की। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे पूछा है क्या कि MS वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+Shift++। अगला है कि MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 63। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रोम। अगला है कि MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है,
तो इसका सही उत्तर होगा 10%। न्यूनतम कितना? 10%। डिफॉल्ट रूप में 100%। आगे का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला एमएस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाई ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए Ctrl+L। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि टेबल टूल्स के डिजाइन टैब में ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग एमएस वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इरेजर। क्या होगा? इरेजर। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस वर्ड 2010 में डैश का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग्स को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इसे में किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंट व्यू। क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा कि एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपीज। क्या होगा? कॉपीज। अगला है कि एमएस वर्ड 2010 में चयनित डेटा को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट डैश का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+X। क्या होगा? Ctrl+X हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मॉक अप क्या है? मॉक अप के लिए एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाने समय रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रैंड। क्या हो जाएगा? रैंड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किए जाने वाला ओपन कमांड निम्नलिखित में से किस टैब में पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल। इस सेशन का आखिरी प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+E। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। और बता दें कि करेंट अफेयर का सेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा करेंट अफेयर का सेशंस करने के लिए। ठीक है, वो सेशन भी बहुत जल्दी ले आएंगे। और यहाँ पे भी इसका आंसर की दे दिया गया है एमएस वर्ड का। तो ये सारा का सारा जो है सभी का आंसर की और एमसीक्यूज क्लियर हो गया। आज आपका कंप्यूटर का सेशन यही समाप्त होता है। और एग्जाम्स तक इस सेशन को बार बार रिपीट कीजिए। क्या कीजिए? आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पीडीएफ लगाइए और इस सेशन को रिपीट करते रहिए। यहीं से क्वेश्चन साढ़े के साढ़े फंस जाएंगे। आप 10 में से कम तो 8-9 करके आएंगे ही। 8 और 9 तो करना आसान बन जाएगा इस बुक्स के माध्यम से। ठीक है, अगर गलती ना करे तो आप 10 में 10 भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ ऐसे ही सेशन पाने के लिए सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।